ग्रीनलैंड 2020 की एक एपोकलिप्टिक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है। इसके डायरेक्टर हैं रिक रोमन वॉग, जो कांधार और एंजल हैज फॉलन जैसी फिल्म्स डायरेक्ट कर चुके हैं। मैंने इसे इसके रिलीज के टाइम ही देखा था, लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने इसे रीवॉच किया और इस पे वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि फिल्म में दम है। ऊपर से लीड रोल में जेरार्ड बटलर का नाम दिख जाए तो अपने आप पता लग जाता है कि मूवी मिस करने लायक नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी जबरदस्त थ्रिलर ब्रेकडाउन्स देखते रहने के लिए। तो चलिए चलते हैं इसकी स्टोरी की ओर। तो कहानी है एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर जॉन और उसकी फैमिली की, जिसमें है उसकी वाइफ एलिसन और उसका बेटा नेथन। एलिसन और इसके बीच कुछ तो टेंशन चल रहा है जो कि अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जब भी इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है तो दोनों के लिए बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। रीजन आगे जानेंगे। फिलहाल जॉन अपनी वाइफ और बेटे से अलग रहता है, लेकिन हमें रेडियो से पता चलता है कि क्लार्क नाम का एक कॉमेट धरती के बहुत पास से गुजरने वाला है, जो अर्थ पर रहने वाले हर एक इंसान को आराम से दिखाई देगा। अब इसी कॉमेट पासिंग का नज़ारा देखने और वाइफ के साथ सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए वो पहुंचा है अपने घर, जहां वो एक पार्टी होस्ट करने वाला है नेबर्स को इनवाइट करके। हम देखते हैं कि उसके बेटे नेथन को डायबिटीज है, जिसके लिए उसे समय समय पर अपना इंसुलिन डोज लेना पड़ता है। और क्या किसी ने इस बच्चे को पहचाना? ये वही है जिसने डॉक्टर स्लीप में डैनी का रोल किया था। खैर, नेथन अपने डैड के दूर जाने से परेशान रहता है। उसे नहीं पसंद कि उसके मॉम डैड लड़ते झगड़ते रहें। उसके मॉम डैड भी अब पुरानी बातों को बुलाकर न्यूज स्टार्ट करने को रेडी हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि नेथन को उनकी जरूरत है। वहीं न्यूज से हमें पता चलता है कि क्लार्क एक सिंगुलर बॉडी कॉमेट नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, इसलिए ये एक नॉर्मल कॉमेट से कई ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं। खैर, इसके बाद रात हुई, सोने का समय हुआ और एलिसन अकेली बेडरूम में सो गई और जॉन को सोना पड़ा गेस्ट रूम में। थोड़ा टाइम तो लगेगा। अगले दिन उसे न्यूज से पता चला कि क्लार्क के कुछ फ्रेगमेंट्स अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाले हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो टुकड़े धरती से टकराने से पहले आसमान में ही जल जाएंगे। उसका पड़ोसी एड भी उससे मिलता है और जॉन के इशारों से ही समझ जाता है कि एलिसन के साथ चीजें सही नहीं जा रही हैं। इशारों से समझ गया, मतलब दोस्ती गहरी है। खैर, कॉमेट आज ही अर्थ के पास से गुजरेगा, इसलिए पार्टी भी आज ही होगी, जिसके लिए कुछ सामान लेने जॉन और नेथन पहुंचे सुपरमार्केट। वहां उन्हें आसमान में बहुत सारे प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर नजर आए और साथ में क्लार्क भी दिखाई दिया। सामान लेते हुए उसके फोन में लाउड नोटिफिकेशन टोन के साथ एक प्रेसिडेंशियल अलर्ट आया, जो सिर्फ इसे ही आया था और आसपास किसी को नहीं। जल्दी उसे एक कॉल भी आया होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज था, जिसमें जॉन और उसकी फैमिली को सिलेक्ट किया गया था इमरजेंसी शेल्टर रीलोकेशन के लिए। ये अलर्ट मैसेज उनके घर के टीवी पर भी आ रहा था, लेकिन एलिसन रेडी हो रही थी, इसलिए उसने टीवी नहीं देखा। ये सब सुनकर जॉन जल्दी से घर के लिए निकलता है और रास्ते में उसे बहुत से मिलिट्री व्हीकल्स दिखाई देते हैं। घर पहुंचकर उसे फिर से न्यूज से पता चलता है कि क्लार्क का एक टुकड़ा बरमूडा ट्रायंगल पर यानी ओशन में गिरने वाला है, जिससे खास ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सबने टीवी पर नजर गड़ा रखी थी और सब क्लार्क को ओशन में गिरते हुए देख रहे थे। उस टुकड़े के गिरते ही तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वहां भूकंप सी आने लगी और एक बहुत तेज शॉक वेव वहां से होकर गुजरा। न्यूज में बताया गया कि वो फ्रेगमेंट बरमूडा में नहीं बल्कि फ्लोरिडा के टैंपा के पास गिरी है, जो एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी बड़ी है। और वहां की एक लाइव न्यूज रिपोर्ट भी हम देख पाए, जिसमें तबाही का मंजर था। तभी जॉन के फोन और टीवी पर फिर से अलर्ट मैसेज आता है और बाकी सब ये देखकर ये सोच रहे थे कि हमारे फोन में ये अलर्ट क्यों नहीं आ रहा है। अलर्ट मैसेज में उन्हें कहाँ और कितने बजे आना है ये बताया गया। ये देखकर सारे पड़ोसी अपने अपने घर भागे और ये दोनों भी सामान पैक करने में लग गए। सबसे इम्पोर्टेंट था नेथन का इंसुलिन, जिसे ये भूल कर भी भूल नहीं सकते। उनके जाने से पहले आसमान कुछ ऐसा दिख रहा था। इसके बाद वो तीनों वहां से निकलने लगे कि तभी एड ने उन्हें बताया कि क्लार्क में बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, जिनमें से एक है प्लैनेट किलर, मतलब अगर धरती पर गिरा तो सब कुछ लुप्त हो जाएगा, यानी एपोकलिप्स आ जाएगा। अब उसे पता था जॉन उसे अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन वो कहता है कि अगर किसी सेफ जगह का पता चले तो हमें भी बता देना। इसके बाद उनकी पड़ोसन डेबरा उन्हें अपनी बेटी एली को अपने साथ ले जाने को कह रही थी, जो कि जॉन नहीं कर सकता, क्योंकि इसे पता है कि जब ये लोग एयर बेस पहुंचेंगे तब सिर्फ उसे और उसके साथ जिसे जाने की परमिशन है उन्हें ही जाने दिया जाएगा। साथ में और कोई भी हो उसे अकेला बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो वहां अकेले रहने से अच्छा है कि उसकी बेटी उसके साथ रहे। लेकिन ये बात डेबरा के समझ नहीं आ रही थी, इसलिए जॉन को जबरदस्ती उनसे पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ना पड़ा। समय के साथ उन्हें एपोकलिप्स के लक्षण भी दिखते जा रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जॉन की फैमिली को ही क्यों चुना गया,
क्या बाकी सबको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। देखो ये कॉमेट जो है क्लार्क, ये दूसरे सोलर सिस्टम का है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जब तक इन्फॉर्मेशन गैदर किए गए तब तक काफी देर हो चुकी थी। गवर्नमेंट को पता चल गया था कि कॉमेट पृथ्वी से टकराने वाला है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और अगर ये बात पब्लिक में फैल गई तो जनता पैनिक करने लग जाएगी, जिससे गवर्नमेंट उन्हें भी नहीं बचा पाएगी जिनकी जरूरत उन्हें पड़ेगी धरती तबाह होने के बाद। जी हाँ गाइस, जैसे जॉन एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, इसके पास बड़े से बड़े स्काई स्क्रैपर्स बनाने के तरीके हैं। बेसिकली दुनिया को वापस अपने पैरों पे खड़ा करने में इसके स्किल्स का योगदान रहेगा, इसलिए इसे और इसकी फैमिली को और इसके जैसे और भी कई लोगों को सरकार ने प्रायोरिटी दी है ताकि इन्हें बचाया जा सके। मतलब मेरा खेल तो सच में खत्म है। गवर्नमेंट चाहती तो पहले ही न्यूज में बता सकती थी कि कॉमेट टकराने वाला है, इसलिए तुम सब अपना अपना देख लो, लेकिन इससे और ज्यादा केओस होता। हाँ, लेकिन इनोसेंट सिटीजन्स तो अब भी मारे ही जाएंगे ना। आगे चलकर उन्हें रास्ता जाम मिला तो जॉन ने रिवर्स ले लिया, जिससे गाड़ी को ठोकर लगने पर नेथन की नींद खुल गई। दोबारा सोने के लिए उसने बैग से कंबल निकाला, जिसके साथ इंसुलिन भी बाहर निकलकर कार में गिर गया। जॉन ने दूसरा रास्ता ले लिया था, लेकिन वहां भी उन्हें रास्ता जाम ही मिला, इसलिए वो कार छोड़कर पैदल आगे बढ़ने का सोचे और इंसुलिन कार में ही रह गया। इसके बाद वो एयर बेस पर पहुंचे, जहां उनके फोन पर आए QR कोड को स्कैन किया गया और उन्हें अंदर भेज दिया गया। अंदर उन तीनों को एक एक ब्रेसलेट दिया गया, जिनके बिना उन्हें प्लेन पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हैंगर में उन्हें एक बैग देकर कहा गया कि आपका जितना सामान इस एक बैग में आता है उतना ही लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर जब वो सामान ट्रांसफर करने लगे तब उन्हें इंसुलिन मिला नहीं, और नेथन से पूछने पर उसने बताया कि उसने बैग खोलकर ब्लैंकेट निकाला था। जॉन समझ गया था कि दवाई कार में ही छूट गई है। उसने जल्दी से एक गार्ड से पूछा कि प्लेन टेक ऑफ कब करेगी। गार्ड ने कहा ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। जॉन को जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए वो वहां से भागा वापस अपनी कार से दवाइयां लाने। यहाँ गार्ड्स को जैसे ही पता चला कि नेथन को डायबिटीज है तो उन्हें एक ऑफिस ले जाया गया, जहाँ मेजर ने उनसे बोला कि नेथन की कंडीशन के कारण वो उन्हें प्लेन पर चढ़ने नहीं दे सकते। एलिसन उन्हें कन्विंस करने में लग जाती है। वहीं जॉन अपनी कार से इंसुलिन लेकर वापस भी आ चुका था। यहाँ मेजर ने कुछ कॉल्स किए जिससे कोई बात नहीं बनी, और अब वो इससे ज्यादा एलिसन की मदद नहीं कर सकती थी। यानी एलिसन और नेथन प्लेन पर नहीं चढ़ सकते। लेकिन समय रहते जॉन प्लेन पर चढ़ भी चुका था, जहाँ वो उन दोनों को ढूंढ रहा था। उसने एलिसन को कॉल भी किया, टेक्स्ट भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसके पास बैठे पैसेंजर ने उसके हाथ में दवाई को देखकर कहा कि मेरे भतीजे को इन्होंने आने नहीं दिया क्योंकि उससे कोई बीमारी थी, तुम कैसे आ गए दवाई लेकर। बस ये सुनकर वो वापस बाहर जाने की रिक्वेस्ट करता है और उसे जाने भी दिया जाता है। लेकिन तभी हजारों की तादाद में भीड़ एयरबेस में पैरामीटर तोड़कर अंदर घुस चुकी थी, जिससे पूरा केओस क्रिएट हो गया। जल्दी से सारे पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकले क्योंकि बाहर फ्यूल लीक हो रहा था, और देखते देखते किसी ने उस पर गोली चला दी, जिससे 2-3 प्लेन्स ब्लास्ट हो गए। एलिसन और नेथन ने भी ब्लास्ट को देखा, जिसे देखकर वो सोच रहे थे कि कहीं ये जॉन वाला प्लेन तो नहीं था। इसके बाद एलिसन उसे मैसेज कर देती है कि वो अपने डैड के घर जा रही है। कुछ देर बाद जब जॉन वहां पहुंचा तो उसे गाड़ी के विंडशील्ड पर एलिसन का नोट मिला, जिसमें वही लिखा था कि वो अपने डैड के यहाँ जा रही है, इन केस अगर मैसेज ना पहुंचे तो, जो कि पहुंचा भी नहीं था। काफी देर पैदल चलते रहने के बाद उन्हें एक केमिस्ट स्टोर मिला, जहाँ से एलिसन ने उसकी दवाइयाँ ले ली थी। लेकिन वो दोनों वहाँ से निकलते उससे पहले वहाँ गुंडे बदमाश शॉप को लूटने आ गए। एलिसन को एक बंदे ने घेर लिया था, लेकिन वो शरीफ गुंडा निकला जिसने उन्हें जाने दिया। वहाँ से एक और कपल नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, जहाँ एलिसन को भी जाना था, इसलिए उसके रिक्वेस्ट पर उन्होंने उसे गाड़ी में बिठा लिया। उनका नाम था रैल्फ और जूडी। रैल्फ का कैरेक्टर हमें एक नॉर्मल सिविलियन का पर्सपेक्टिव दिखाता है कि गवर्नमेंट के इस ब्रूटल डिसीजन से नॉर्मल लोगों को कैसे फैसले लेने पड़ रहे हैं। जैसे कि अभी वो अपनी सरकार पर बहुत गुस्सा है कि सिर्फ कुछ गिने चुने रईस लोगों को बचाया जा रहा है, और जब उसे बातों बातों में पता चलता है कि इन्हें भी सिलेक्ट किया गया था तब उसके इरादे बदलते हैं। यहाँ जॉन को काफी देर लिफ्ट वगैरह मांगने के बाद भी कोई मदद नहीं मिलती, लेकिन एक चर्च के पास उसे एक ट्रक मिली जो नॉर्थ में कनाडा तक लोगों को लेकर जा रही थी, और इसे भी वहीं जाना है, इसलिए वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में उसे कॉलिन नाम का बंदा मिला जो उसकी ब्रेसलेट देखकर समझ गया था कि ये भी सिलेक्टेड है, क्योंकि इसकी मॉम को भी सिलेक्ट किया गया था क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं। ये उनके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि ये पिछले 7 सालों से उनसे मिला नहीं है। इसकी अपने घर वालों से लड़ाई हो गई थी। घर की सारी खबर इसे इसकी बहन देती है। परिवार से लड़ाई करने का रिग्रेट तो इसे हो रहा होगा। अपने ईगो को साइड रखकर परिवार वालों से बात कर लिया होता तो आज उनके साथ होता। जॉन ने भी उसे अपने हालात बताए, कैसे वो अपनी फैमिली से बिछड़ गया और अब उसे उनके पास जाना है, वही सब। ये सुनकर कॉलिन ने बताया कि
ऑसगुड से कुछ प्लेन्स सर्वाइवर्स को ग्रीनलैंड लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि मिलिट्री के प्लेन्स भी वहीं जा रहे हैं। अब ये बात सच है या नहीं ये पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, रिस्क लेकर वहां जाना पड़ेगा, लेकिन पहले फैमिली को भी बचाना है। यहाँ रैल्फ की नजर एलिसन के ब्रेसलेट पर थी, तभी उसने बातें बनानी शुरू कर दी कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा देकर अपनी दूसरी फैमिली के साथ भाग गया, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा। इसके बाद उसने गाड़ी साइड में लगाई और जूडी के कई बार मना करने के बावजूद भी उसने एलिसन को गाड़ी से बाहर निकालकर उसका ब्रेसलेट छीन लिया और नेथन को लेकर वहां से चलता बना। एलिसन ने कई लोगों से लिफ्ट मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और ये सीन बहुत इम्पैक्टफुल था। यहाँ जॉन के सामने बैठा बंदा उससे उसका ब्रेसलेट और लाइसेंस मांग रहा था, जो जॉन देने नहीं वाला। इसलिए उन सबके बीच में लड़ाई भिड़ गई, जो देखते देखते बढ़ती जा रही थी, और बस इसी लड़ाई ने गाड़ी क्रैश करवा ही दी थी, जिससे सब बाहर जाकर गिरे। जॉन को जैसे ही होश आया तो उसे 2 पैसेंजर्स ने घेर लिया, जिसमें से एक को जॉन ने सेल्फ डिफेंस में उसी के हथियार से मार डाला और दूसरा उससे डरकर भाग गया। जॉन ऊपर आकर देखा तो उसे कॉलिन की लाश दिखी, जो एक्सीडेंट को सरवाइव नहीं कर पाया था। फिर वो इंसुलिन उठाकर चलता बना। एलिसन भी बेजान रास्ते पर लिफ्ट मांगती हुई चलती जा रही थी कि तभी कुछ लोग जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, उन्होंने एलिसन को अकेला पैदल चलता देख उसे लिफ्ट दे दिया। रैल्फ और जूडी को अब आगे पैदल जाना था। उनके पास सिर्फ 2 ब्रेसलेट्स थे, एक एलिसन का और एक नेथन का। इसलिए वो दोनों नेथन को समझा देते हैं कि मॉम से मिलना है तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। कहने का मतलब है कि गार्ड्स के सामने अपना मुंह मत खोलना और ये मत कहना कि हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। खैर, इसके बाद वो मिलिट्री बेस पहुंचे, जहां रैल्फ के पास ब्रेसलेट ना होने के कारण उसे जाने नहीं दिया जा रहा था। और इसी बीच नेथन ने बहादुरी दिखाते हुए उनसे बोल दिया कि इन्होंने मुझे किडनैप किया है। गार्ड ने तुरंत उनसे नेथन को ले लिया और उन्हें बाहर निकाल दिया। एलिसन वाले वैन को रुकना पड़ता है जैम के कारण। वो भागना शुरू करती है और उसी बेस पर आती है जहां नेथन को लाया गया था। एक गार्ड उसकी बात सुनकर उसे इमरजेंसी कैंप पर भेजती है, जहां एक ऑफिशियल उसकी हेल्प करता है और बहुत सारे टेंट्स में खोजने के बाद उसे नेथन मिल ही जाता है। वहां की नर्स ने नेथन को उसकी दवाइयां भी दे दी थी, क्योंकि उसका ब्लड शुगर लेवल बिगड़ रहा था। प्लस उसने उसके लिए 1 हफ्ते की दवाई भी पैक कर दी है। उसने ये भी बताया कि उन्हें जहाँ जाना है, मतलब लेक्सिंगटन, वहाँ से होते हुए कुछ मिलिट्री बसेस भी जा रहे हैं, जिनमें वो भी जा सकते हैं। ये सुनकर एलिसन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगली सुबह तक जॉन एक अबैंडन टाउन के खाली घर का दरवाजा तोड़कर वहाँ घुस गया और कुछ खाने पीने के बाद उसने टीवी में न्यूज देखा, जिसमें हर तरफ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था। उसमें उसे ये भी पता चला कि कल एक फ्रैगमेंट धरती से टकराने वाला है, जो वही प्लैनेट किलर फ्रैगमेंट है, जिसके बारे में एड ने इसे बताया था। इसके बारे में सुनकर उसका दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन अभी दिमाग चलाने का समय है। उसने वहां से उस फैमिली की गाड़ी ले ली और एक नोट छोड़ दिया कि अगर मैं जिंदा बचा तो गाड़ी लौटा दूंगा। बिना किसी देरी के वो सीधा पहुंचा एलिसन के डैड के घर, जहां एलिसन के पिता डेल अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहे थे। जॉन को अकेला देखकर वो एलिसन और नेथन के लिए चिंतित हो गए थे, लेकिन एलिसन और नेथन एक मिलिट्री बस में बैठ टाउन में पहुंच चुके थे, जहां से एलिसन ने एक पे फोन से घर पर कॉल करके उन्हें बुला लिया। दोनों बिना समय गवाए वहां पहुंचे और एक दूसरे को सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आई। वापस घर पर आकर उन्हें न्यूज से पता चलता है कि कल सुबह 8:47 पर क्लार्क का सबसे बड़ा फ्रैगमेंट पृथ्वी को हिट करेगा, जिससे एक्सटिंक्शन लेवल का धमाका होगा। उसमें वो बंकर्स भी दिखाए जाते हैं, जिनमें गवर्नमेंट सिलेक्टेड लोगों को रखने वाली है, जहां फूड, वाटर, ऑक्सीजन और बेसिक चीजों का पूरा प्रबंध है। और वो बंकर्स और कहीं नहीं बल्कि ग्रीनलैंड में ही हैं। यानी कि कॉलिन सही कह रहा था, अगर वो किसी तरह ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं तो वो बच सकते हैं। ऑफ कोर्स बाहर दोबारा कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन जिंदा बचने के लिए यही इनका इकलौता मौका है। यहाँ रहेंगे तो वैसे भी मारे जाएंगे, इसलिए अगर ऑसगुड के लिए निकलना है तो अभी निकलना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर क्या, सब तैयारी में लग गए। जॉन डेल को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन डेल अपने घर को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसने अपनी जिंदगी जी ली थी, उसकी वाइफ मैरी यहीं इसी घर में मरी थी, और अगर उसे भी यहीं मौत आती है तो उसे मंजूर है, लेकिन वो भागेगा नहीं। आखिरी बार वो जॉन को समझाता है कि हर मैरिज में लड़ाइयाँ होती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि तुम दूसरी औरत के पास चले जाओ। इसका मतलब इनके बीच की टेंशन का कारण था जॉन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन अब उन दोनों ने उसे भुला दिया है और एलिसन को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। इतने में वहीं आसपास में एक फ्रैगमेंट गिरता है, जिससे बहुत तगड़ा शॉकवेव हिट करता है। इससे वो लोग जल्दी से वहां से डेल की ट्रक और उसकी स्नाइपर लेकर निकलने लगते हैं, और किसी को भी डेल को छोड़कर जाने का तो मन नहीं था, लेकिन ये फैसला डेल का ही था। और ये सीन बहुत हार्ड हिट करता है, मतलब बंदा कुछ ही मिनटों पहले आया स्क्रीन पर और बंदे ने सारे इमोशंस ले लिए। खैर, रोड पर चलते चलते दोनों साथ भी
बिताए कुछ हैप्पी मेमोरीज को याद करके मन हल्का कर रहे थे कि तभी उन्हें सामने एक ट्रेन क्रैश दिखाई दिया जिससे हाईवे जाम हो चुका था। तभी उनके रेडियो में एक वार्निंग आई कि आसमान से कॉमेट के पिघले हुए टुकड़े गिरने वाले हैं, वो भी वहीं जहां वो लोग अभी हैं। इसलिए उन्हें जल्दी से किसी मजबूत चीज के नीचे जाना होगा, खुले में रहेंगे तो खेल खत्म है। इस वार्निंग के खत्म होते ही आसमान से आग के गोले बरसने लगे जिनसे जैसे तैसे बचकर वो आ गए थे एक ब्रिज के नीचे। जॉन ने देखा कि एक बंदा जलती हुई कार में बेहोश हो गया तो उसने बड़ी मुश्किल से कार का दरवाजा खोला और उसे बाहर निकाला जिसमें उसका हाथ जल गया। इसके बाद शाम तक जब मामला शांत हुआ तो वो तीनों फिर से निकल गए ऑसगुड की तरफ। जल्दी वो लोग कनाडा बॉर्डर भी पार कर लेते हैं लेकिन किसी भी एयरपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उनके रेडियो पे नासा का स्टेटमेंट आता है जिससे पता लगता है कि ये फ्रैगमेंट 9 मील चौड़ी है, मतलब उस एस्टेरॉयड से भी बड़ी जिसने डायनासोर्स को खत्म किया था। इससे मोस्ट ऑफ यूरोप खत्म हो जाएगा। टकराने के कुछ ही घंटों बाद सारे कॉन्टिनेंट्स भी जल जाएंगे क्योंकि कुछ देर पहले की तरह ऊपर से आग के गोले बरसेंगे। 1000 फीट ऊंची सुनामियां आएंगी और डायनासोर वाले एस्टेरॉयड की तरह ये फ्रैगमेंट भी अर्थ के 75% से ज्यादा लाइफ्स को खत्म कर देगी। खैर, इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट भी दिख गया जहां से आखिरी प्लेन टेक ऑफ करने वाली थी, लेकिन जॉन ने रनवे पर गाड़ी खड़ी कर दी जिससे पायलट को भी प्लेन रोकनी पड़ी। पायलट से जॉन ने उन्हें ले चलने का रिक्वेस्ट किया जिस पर पायलट ने कहा कि प्लेन में जगह नहीं है। जॉन ने कहा ठीक है फिर करके दिखा टेक ऑफ, मैं नहीं हटाऊंगा अपनी ट्रक। इसलिए पायलट ने उन्हें अपने साथ ले लिया। इसके बाद उन्होंने उड़ान भर ली एकदम सही समय पर क्योंकि वहां और भी सर्वाइवर्स पहुंच रहे थे और प्लेन में और जगह नहीं थी। अगली सुबह उन्हें लैंड भी दिख जाता है लेकिन तभी उनके पास ही एक फ्रैगमेंट गिरता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हैवी था। इससे प्लेन डिसबैलेंस हो चुका था, इंजन विंजन ऑफ हो गए थे। इसलिए पायलट्स ने क्रैश ही सही लेकिन ठीक ठाक लैंडिंग करवा दी जिसमें पैसेंजर्स को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन पायलट सर्वाइव नहीं कर पाए। जॉन ने वहां से एक मिलिट्री प्लेन को लैंड करते हुए देखा, इसलिए सब उसी की ओर चल दिए और अब हवा में ब्लास्ट की राख इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जल्दी उनको एक मिलिट्री ट्रक ने देख लिया और उन्हें गाड़ी में भर कर ले आए बंकर्स में और उनके सामने से वो सबसे बड़ा फ्रैगमेंट गुजरा। जल्दी से हर बंदा अपना अपना ठिकाना ढूंढ रहा था और ये तीनों भी एक जगह जाकर बैठ गए। उसका इम्पैक्ट 1 मिनट में आने वाला था जो कि देखते देखते आ भी जाता है, जिस दौरान उन्हें अपने जिंदगी की बहुत सारी अच्छी मेमोरीज याद आती हैं। और नेथन का ऐसा मानना था कि जब इंसान मरने वाला होता है तब उसके सामने उसकी लाइफ की सारी गुड मेमोरीज फ्लैश होती हैं। ये बात बहुत से लोगों ने सुनी होगी पहले भी, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि वो मरने नहीं वाले। इतना करके भी अगर सरवाइव ना कर पाए तो क्या फायदा। इसके पूरे 9 महीनों के बाद ग्रीनलैंड बेस बाहर के सर्वाइवर्स से कांटेक्ट कर पाता है जिससे उन्हें पता लगता है कि बाहर भी सर्वाइवर्स है, यानी बाहर जाना सेफ है। इसके बाद बंकर के गेट्स खुलते हैं और सामने एक पंछी के जोड़े को देखकर सब खुश होते हैं। सबके मन में फिर से हौसला जागता है कि दुनिया भी खत्म नहीं हुई है, अब भी इसे खड़ा किया जा सकता है। इसके बाद हम अर्थ के और भी जगहों से सर्वाइवर्स की आवाज सुन पाते हैं, जैसे न्यू दिल्ली, मॉस्को, पेरू और भी जगहों से कई लोग रेडियो से एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो सच बताओ तो मैंने अभी जब इसे रीवॉच किया था ना, तब मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि इसका पार्ट 2 भी आ रहा है, जो कि इसका डायरेक्ट सीक्वल होगा, जो ये फिल्म डिजर्व भी करती है। उसका नाम है ग्रीनलैंड माइग्रेशन, जिसे 2021 में ही अनाउंस कर दिया गया था। इसका सेकंड पार्ट इसी साल आने वाला है, तो उसे देखने के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं वो इस फिल्म के लेवल को बरकरार रखती है या नहीं। मुझे तो जेरार्ड से फुल उम्मीद है, जब तक वो फिल्म में है तब तक फिल्म का लेवल नहीं गिरेगा। प्लस उसके भी राइटर डायरेक्टर सेम ही रहने वाले हैं, जिससे एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाते हैं। इस फिल्म ने $35 मिलियन के बदले कमाए थे 52.3 मिलियन और सेकंड पार्ट का बजट अभी 65 से 90 मिलियन का बताया जा रहा है। मतलब मेकर्स कहीं भी कमी नहीं करने वाले। देखो यार, 100 बात की एक बात, मूवी बहुत अच्छी है। इसमें थ्रिल है, स्टोरी है, सस्पेंस है और इमोशन से तो भरी पड़ी है फिल्म। बिल्कुल मिस करने लायक माल नहीं है। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो ये बढ़िया क्वालिटी में हिंदी डब में अवेलेबल है, जाकर देखो। और इसके सीक्वल की अभी तक कोई हाइप नहीं है, लेकिन देखना वो भी क्लार्क की तरह अचानक गिरेगी और छा जाएगी। और जब भी रिलीज होगी आपको खूनी मून चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो या प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ यार। और कितना बार बोलना पड़ेगा। देख लो यार, चैनल एक्सप्लोर करके वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। खैर इसी के साथ और हॉरर होस्ट एंड घोस्ट साइनिंग ऑफ।